नमस्ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स का इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और इसके की फिनोमेना पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डीप डाइव किया जाने वाला है। मकसद एकदम साफ है, एग्जाम का कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, तो आज का एजेंडा क्या है? शुरुआत वर्ल्ड हीट जोन्स से होगी, फिर इंडिया के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को समझा जाएगा। इसके बाद कॉन्टिनेंटैलिटी वर्सेस ओशनिसिटी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के कुछ बहुत ही ज़रूरी फैक्ट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। मतलब मैक्रो से लेकर माइक्रो तक सिलेबस का हर एक फैक्ट यहाँ कवर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, वर्ल्ड हीट जोन्स, जिसे हिंदी में विश्व ताप कटिबंध भी कहा जाता है। एग्जाम की तैयारी के लिए इन दोनों ही टर्म्स को दिमाग में रखना काफी फायदेमंद रहता है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पूरी पृथ्वी को अलग अलग लैटिट्यूड्स यानी अक्षांशों में बांटा गया है। देखिए, भूमध्य रेखा के पास जो टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध है, वहां साल भर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसी हाई इंसोलेशन की वजह से यहाँ का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच रहता है। और अगर इसके बिल्कुल अपोजिट देखा जाए, दक्षिणी शीत कटिबंध यानी साउथ फ्रिजिड जोन की तरफ, तो वहाँ तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता है। अंटार्कटिका यही तो है, हमारी पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह, 56.7 डिग्री सेल्सियस। इस नंबर के बारे में सोचना भी हैरान कर देता है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये यूएसए की डेथ वैली में दर्ज किया गया दुनिया का आज तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। लिटरली इतनी भयंकर गर्मी की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। और इसके बिल्कुल उलट -89.2 डिग्री सेल्सियस, ये दुनिया का सबसे कम दर्ज किया गया तापमान है, जो अंटार्कटिका के वोस्टक स्टेशन पर रिकॉर्ड हुआ था। ये दोनों एक्सट्रीम आंकड़े एकदम साफ दिखाते हैं कि हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट में कितनी अविश्वसनीय रेंज छुपी हुई है। ग्लोबल स्केल को समझने के बाद अब थोड़ा जूम इन करते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलते हैं। दूसरा विषय है इंडियाज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन या भारत का तापमान वितरण। अगर भारत की भौगोलिक विविधता को देखा जाए तो ये वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ थार रेगिस्तान के पास राजस्थान का चुरू है, जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री को छू लेता है, और दूसरी तरफ लद्दाख का द्रास, जहां सर्दियों में तापमान -60 डिग्री तक चला जाता है। इसके साथ ही इनलैंड और कोस्टल शहरों का फर्क भी एकदम साफ है। देखिए, दिल्ली का एनुअल रेंज 25 डिग्री है, जबकि समुद्र के किनारे बसे मुंबई में ये सिर्फ 7 डिग्री है। बिल्कुल अलग अलग दुनिया। अच्छा, उत्तर भारत में जब 45 से 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, तो एक खास लोकल फिनोमेनन देखने को मिलता है, जिसे लू कहा जाता है। ये गर्मी के मौसम में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में चलने वाली बेहद गर्म और सूखी हवा है। असल में ये एडवेक्शन यानी हवा के क्षैतिज प्रवाह का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। तीसरा विषय बहुत ही कंसेप्चुअल है, कॉन्टिनेंटैलिटी और ओशियानिसिटी। हिंदी में इन्हें महाद्वीपीयता और सामुद्रिकता कहा जाता है। यूपीएससी की तैयारी में इन कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ होना बिल्कुल मस्ट है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कोई जगह समुद्र से कितनी दूर है, यही तय करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना एक्सट्रीम होगा। जो जगहें समुद्र से दूर हैं, जैसे दिल्ली या साइबेरिया, वहाँ महाद्वीपीयता का असर दिखता है। मतलब गर्मियाँ बेहद गर्म और सर्दियाँ बेहद ठंडी। लेकिन सामुद्रिकता वाले क्षेत्रों में, जैसे मुंबई या लंदन, वहाँ समुद्र के प्रभाव की वजह से मौसम काफ़ी मॉडरेट रहता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली का एनुअल रेंज 25 डिग्री है, जबकि मुंबई का सिर्फ और सिर्फ 7 डिग्री। रीजनल क्लाइमेट को समझने के बाद अब आज के समय के मानवीय प्रभाव यानी ह्यूमन इम्पैक्ट पर बात करते हैं। चौथा टॉपिक है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट यानी नगरीय ताप द्वीप प्रभाव। ये सोचने वाली बात है कि क्यों दिल्ली, मुंबई या शंघाई जैसे बड़े शहर गर्मी को एक तरह से कैद कर लेते हैं। ये शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले 2 से 5 डिग्री तक ज्यादा गर्म हो जाते हैं। इसी कोर कॉन्सेप्ट को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। मेंस एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये एक हाईली प्रोबेबल टॉपिक है।
इसे अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इसके कारण क्या है? वही कंक्रीट का गर्मी सोखना, गाड़ियों और इंडस्ट्रियल एमिशंस और पेड़ों की भारी कमी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं। इमारतों पर ग्रीन रूफ्स बनाना, खूब सारे पेड़ लगाना और सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करने वाली सतहों का इस्तेमाल करना, ये सब काफी कारगर साबित होता है। और ये सब बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे अभी तक समझे गए सारे कॉन्सेप्ट्स अब हार्ड फैक्ट्स में बदलने वाले हैं। तो चलिए 5वें विषय की ओर बढ़ते हैं, की फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स। यहाँ से एक रैपिड फायर राउंड शुरू होता है जो पूरी तरह से एग्जाम फोकस्ड है। इन क्रूशियल डेटा पॉइंट्स पर खास ध्यान देना है क्योंकि प्रीलिम्स में ये नंबर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। रूस के वर्कहॉयंग्स का एनुअल रेंज सबसे ज्यादा लगभग 60 डिग्री है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर करीब 15 डिग्री सेल्सियस है। भूमध्य रेखा पर तो तापांतर ना के बराबर बस 2 से 3 डिग्री होता है। और वहीं रेगिस्तानों में दिन और रात के तापमान का अंतर यानी डायर्नल रेंज सबसे ज्यादा लगभग 30 से 35 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब नॉर्मल लैप्स रेट नाम के इस एटमॉस्फेरिक नियम को समझना बहुत जरूरी है। बात सीधी सी है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। औसतन हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री की गिरावट आती है। अभी थोड़ी देर पहले शिमला और गुलमर्ग के ठंडे मौसम की जो बात हुई थी वो बिल्कुल इसी नियम की वजह से है। एडवांस ज्योग्राफी के लिए इन दोनों का कंपैरिजन एकदम रटा होना चाहिए। ड्राई हवा के ठंडे होने की दर यानी ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट करीब 10 डिग्री प्रति 1000 मीटर्स होती है, जबकि नमी वाली हवा के लिए यानी सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट थोड़ी कम, लगभग 5 से 6 डिग्री प्रति 1000 मीटर होती है। बस इन फैक्ट्स को ऐसे ही याद रखना है। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर जाने पर हवा ठंडी होती है, लेकिन अगर यह नियम बिल्कुल उल्टा हो जाए तो टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापमान व्युत्क्रम इसी रिवर्सल को कहते हैं। जब जमीन के पास ठंडी हवा हो और उसके ठीक ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाए तो सारा प्रदूषण नीचे ही फंस जाता है। और इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, आइए एक ऐतिहासिक घटना से समझते हैं। साल 1952 में लंदन में बिल्कुल यही हुआ था। टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से फैक्ट्रियों और कोयले का जहरीला धुआं शहर के ऊपर ही एक चादर की तरफ फंस गया। इस ग्रेट लंदन स्मॉग की वजह से करीब 12,000 लोगों की जान चली गई थी। इस ट्रेजेडी से समझा जा सकता है कि ज्योग्राफी के ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं, इनका असल जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। इस रैपिड फायर को रैप अप करते हुए कुछ आखिरी फैक्ट्स देख लेते हैं। आइसोथर्म्स या समताप रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। याद रखना जरूरी है कि ये जुलाई में उत्तर और जनवरी में दक्षिण की ओर शिफ्ट होती हैं। और हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में ये अक्षांशों के ज्यादा समानांतर चलती हैं। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम वो अहम समुद्री जलधारा है जो सर्दियों में भी पश्चिमी यूरोप को गर्म रखती है। सिलेबस का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। तो अब वक्त आ गया है ये परखने का कि आज जो कुछ भी कवर किया गया है उससे एग्जाम में कैसे सवाल बनेंगे। छठा और आखिरी सेक्शन है एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी जानकारी कैसे काम आने वाली है। अगर इन सवालों को देखा जाए तो पता चलेगा कि इस एक्सप्लेनर ने सीधे तौर पर इनके जवाब दे दिए हैं, चाहे वो तापमान को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हों, भारत का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर लैप्स रेट्स का अंतर। इन सवालों के जवाब लिखकर प्रैक्टिस करना एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और आखिर में सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, समताप रेखाएं क्या हैं और जनवरी से जुलाई के बीच इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बदलता है? जरा इस बात पर विचार करना दिलचस्प होगा कि इन रेखाओं के शिफ्ट होने का भारत के मॉनसून पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा। इस सवाल पर विचार करना इस पूरे टॉपिक की गहराई को समझने के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।